नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू संतुलन की संकल्पना को पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, जिसको कहा जाता है समस्थिति की संकल्पना भी कह सकते हैं। भू संतुलन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट, भू मीन्स भूमि, संतुलन मीन्स संतुलन, यानी भूमि का संतुलन कैसे। गतिशील पृथ्वी के भूपटल पर विभिन्न ऊंचाई और आकार में पर्वत, पठार, मैदान, सागर आदि भू आकार हैं वो स्थित है। इन भू आकारों में आपस में संतुलन कैसे, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। भू संतुलन की संकल्पना, जिसको हम समस्थिति की संकल्पना भी कह सकते। भू संतुलन है अलग अलग उच्चावच हैं, जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। उसमें हम देखते हैं कि संतुलन किस तरह है। भू संतुलन के अंतर्गत उच्च पर्वत हैं, विषम पठार हैं, समतल मैदान हैं और निम्न सागरीय बेसिन आदि भू आकार। इन भू आकारों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? प्रथम श्रेणी, इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। ये छोटा प्रश्न आ सकता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से, तो इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागर है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी। अब महाद्वीप और महासागर तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हो गए, तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से होंगे? पर्वत, पठार, मैदान, ये कौन से होंगे? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। एक तृतीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं, वो कहलाते हैं, कौन से हैं? घाटियाँ हैं, पर्वतीय खंड हैं, जो पर्वत खंड है, और पहाड़ियाँ, ये तृतीय श्रेणी की। तो इस तरह हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी की और तृतीय श्रेणी की। आकार में पर्याप्त अंतर होने के बावजूद ये तीनों आकृतियाँ, कौन सी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की आकृतियों में अंतर होता है। पर्वत, पठार, मैदान, जिले, महासागर हैं, इन सब में अंतर होता है इनकी आकृतियों में। फिर भी ये आकृतियाँ क्या हैं? भूतल पर स्थित हैं, क्योंकि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, जबकि सागर, महासागर भाग है वो निचले भाग है। फिर भी ये पृथ्वी पर पे संतुलन है, क्योंकि एक भाग ऊंचा है तो दूसरा नीचा है, फिर भी इसमें संतुलन किस तरह? इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है, क्योंकि एक ऊंचे भाग भी है, नीचे भाग भी है पर धरातल पर, क्योंकि ये एक निश्चित नियम के अनुसार ही संतुलित है, अन्यथा इनका वर्तमान स्वरूप में स्थित रहना कठिन होता। जब कभी संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल हो जाती है या भू परिवर्तन होता है। तो इस तरह ये भू संतुलन की संकल्पना का अध्ययन हम करेंगे, जिसको हम पहले ही कह चुके हैं कि समस्थिति भी कहते हैं। इसको समस्थिति, आइसोस्टेसी, समस्थिति, इंग्लिश में नाम है आइसोस्टेसी। ठीक है, ये आइसोस्टेसी शब्द हैं, वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना। एक तो आइसो, ISO, आइसो का मतलब है समान, और स्टेटिस, आइसो का मतलब समान
और स्टेसी यानी स्टेटिस से बना हुआ है, जिसका मतलब है खड़ा होना, यानी समान खड़ा होना, समान रूप से खड़ा होना। शाब्दिक अर्थ है ये तो ग्रीक भाषा का। सामान्यतः समस्थिति का अभिप्राय है परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर स्थित उच्च भाग और निम्न क्षेत्रों के मध्य में भौतिक अथवा यांत्रिक की स्थिरता की दशा को समस्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम सामान्य रूप में संतुलन का अर्थ है वो इस तरह बता सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, ऊपर स्थित क्षेत्र कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान, और गहराई में स्थित क्षेत्रों, गहराई में कौन से हैं? झील हैं, समुद्र हैं आदि गहराई में स्थित क्षेत्रों में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को संतुलन की दशा कहते हैं। तो इसको संतुलन कहा जाता है। अगर बात करें भूसंतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो अमेरिकी भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भवेत्ता थे, भूवैज्ञानिक कह सकते हैं उनको, डटन महोदय ने 1889 भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि भूपटल में दबाव की समानता के कारण पाई जाने वाली स्थिरता अथवा संतुलन को ही समस्थिति कहते हैं। तो इस तरह डटन महोदय ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा तल होता है, यानी क्षतिपूर्ति तल होता है, जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है, सभी जगह समान होता है। वो क्षतिपूर्ति तल होता है उसके नीचे। किसी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है, यानी विपरीत संबंध होता है, अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम और निचले भाग का घनत्व अधिक होता है। जितना ऊंचा भाग होगा घनत्व उतना कम होगा, और जितना नीचा भाग होगा उसका घनत्व अधिक होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्वतों का घनत्व है वो पठारों से कम है, और पठारों का घनत्व मैदानों से कम है, और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम होता है। परंतु प्रत्येक भाग होता है वो क्षतिपूर्ति तल पर बराबर दबाव रखता है। एक क्षतिपूर्ति तल होगा, उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर उनका दबाव बराबर होता है। भू संतुलन की जो संकल्पना है उसका सैद्धांतिक रूप में विकास कैसे होता है उसका हम अध्ययन करेंगे कि वास्तव में भू संतुलन है उसका सैद्धांतिक रूप में विकास। तो भू संतुलन को सैद्धांतिक स्वरूप सर्वप्रथम भारत में मिला। ऐसा माना जाता है कि सन 1859 में सिंध गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण किया गया, जिसमें भारतीय भू सर्वेक्षण के मुख्य निदेशक थे वो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। उनके निर्देशन में ये काम हो रहा था अक्षांशों के निर्धारण का। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों का अक्षांशीय माप है वो त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि द्वारा किया गया। तो दोनों मापों में अंतर आ गया। कल्याण हिमालय से मात्र 96 किलोमीटर दूर स्थित है, मात्र 96 किलोमीटर। कल्याण है वो हिमालय से केवल 96 किलोमीटर दूर स्थित था। अतः दोनों मापों में अंतर स्पष्ट करते हुए सर जॉर्ज एरी महोदय ने बताया कि यह क्षेत्र है वो हिमालय के समीप स्थित है, जिस कारण हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस तरह प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। यानी दोनों मापों में कल्याण और कल्याणपुर दो स्थान थे, दोनों में माप में अंतर का कारण था हिमालय की आकर्षण शक्ति।
हिमालय की आकर इस प्रकार देखा जाए तो भूसंतुलन की संकल्पना का विकास अनेक विद्वानों ने किया, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित दो विद्वानों के मत महत्वपूर्ण है, जिसको हमने हमारे कोर्स में पढ़ना हमें। पहला है एरी की संकल्पना और दूसरा है प्राट की संकल्पना। भूसंतुलन के सिद्धांत में या संकल्पना में इन दोनों को पढ़ना। पहला ले लेते हैं सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। एरी की संकल्पना इनका पूरा नाम बात की जाए, पूरे नाम की, तो इनका पूरा नाम सर जॉर्ज एरी था। जॉर्ज एरी ये हैं ब्रिटेन के प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी थे। उन्होंने आर्किमिडीज द्वारा प्रस्तुत तैरने के सिद्धांत को आधार मानते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। तो एरी महोदय ने आर्किमिडीज के सिद्धांत को आधार मानते हुए अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने बताया, एरी महोदय ने, कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक है। यानी एक भाग ऊपर रहे तो उसका 9 गुना भाग है वो जल के अंदर रहता है। उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे काफ़ी गहराई में व्याप्त है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे एक नाव को पानी में तैरना है तो उसके अधिकांश भाग को जल में डूबे रहना आवश्यक है। इस प्रकार एरी महोदय ने अपने संकल्पना को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि समान घनत्व, उन्होंने क्या किया, समान घनत्व किंतु विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़े को पारे से भरे बेसिन में डुबोया। उन्होंने एक प्रयोग किया, सर जॉर्ज एरी ने, कि क्या किया उन्होंने कि लोहे के विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़े को पारे से भरे बेसिन में डुबोया। यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ मैं, ये मोबाइल में इसलिए सही नहीं बन सकता, फिर भी प्रयास करते हैं। एक पारे से भरा बेसिन लिया, उस बेसिन के अंतर्गत विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़े को पारे से भरी बेसिन में उन्होंने क्या किया, डुबाया। ये पारे से भरा बेसिन है। ठीक है, उसमें क्या किया उन्होंने, विभिन्न ऊंचाई वाले लोहे के टुकड़े को लिया और उसको क्या किया, डुबोया। तो इस तरह ये अब ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार विभिन्न गहराई तक डूबते गए। अब ये पारे से भरा ये बेसिन है, इसमें ये लोहे के टुकड़े डाले उन्होंने, ये अब ये आकार के अनुसार डूबते गए। ये छोटा टुकड़ा है, कम गहराई में गया, इससे बड़ा टुकड़ा अधिक गहराई में डूबा, सबसे बड़ा टुकड़ा सबसे ज़्यादा गहराई में डूबा, ये कम टुकड़े कम गहराई में डूबते चले गए। अधिक उभरा टुकड़ा अधिक गहराई और कम उभरा टुकड़ा कम गहराई तक डूबा। इसी बात को हम लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित कर सकते हैं। यही व्यवस्था, यही बात है वो स्थल खंडों के संदर्भ में लागू होती है। इस प्रकार एरी ने समान घनत्व एवं विभिन्न गहराइयों की कल्पना को माना। उन्होंने कल्पना की कि जो जितना ऊंचा भाग होगा धरातल पर भी, वो भी धरातल के अंदर उतना अधिक गहरा होगा, डूबा हुआ। एवरेस्ट है सबसे ऊंचा धरातल का बिंदु है, माउंट एवरेस्ट।
तो उसकी गहराई भी उससे 9 गुना ज़्यादा होगी। तो ये सर जॉर्ज एरी की संकल्पना, संतुलन की संकल्पना थी। उस संकल्पना के अनुसार समान घनत्व और विभिन्न गहराई की कल्पना की गई। अब एरी की संकल्पना का मूल्यांकन करें तो हम देखेंगे कि ये एरी की संकल्पना हमको सही लगती है। यद्यपि वर्तमान समय में एरी के मत को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त है, फिर भी इसमें कुछ दोष हैं, कमियां हैं इसमें। तो उसके मूल्यांकन की बात करें तो एरी के अनुसार कोई भूखंड जितनी ऊंचाई रखता है उतनी गहराई तक स्थित रहता है। इस आधार पर हिमालय जितना भूसतह से ऊपर है, यानी 8,848 मीटर ऊंचा, हिमालय का जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो उसका 9 गुना भाग यानी 8,848 गुणित 9 करें तो लगभग 79,632 मीटर नीचे अधस्तर में होगा उसका 9 गुना भाग। और हमें यह भी ज्ञात है कि ऊपरी भाग से, धरातल के ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर तापमान में प्रति 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार अगर हिमालय की इतनी लंबी जड़ है 79,632 मीटर लगभग, तो उस अत्यधिक गहराई में ये जड़ है वो अत्यधिक तापमान के कारण पिघल जाएगी। तो यहाँ पर ये मत है वो एरी का भ्रामक लगता है। तो इस तरह हम एरी की संकल्पना को देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमें एरी की सही लग रही है तो कुछ में उसकी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि उसका मूल्यांकन भी अलग अलग विद्वान ने किया। तो इस तरह आज हमने देखा कि संतुलन की संकल्पना में एरी महोदय का क्या मत था। थैंक यू, पढ़ते रहिए। आगे हम अगले वीडियो में प्राट की संकल्पना को देखेंगे।